हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है लाउड टीवी के ऊपर। और आज ये कार्यक्रम सवाल रोजी रोटी का। जी हाँ, बिल्कुल सवाल रोजी रोटी का, यानी कि आपकी गृहस्थी का, रसोई का, घर के खर्चों का, घर के बढ़ते हुए खर्चों का। कोई ऐसी चीज है जो महंगी नहीं है? आटा, तेल, चावल, सब्जी, दाल, इसके अलावा घर की और चीजें अगर आप खरीदना चाहें, फर्नीचर हो या फिर इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन हो, वॉशिंग मशीन हो, टेलीविजन हो, कोई भी छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, महंगी होती जा रही है। और उसकी महंगे होने में एक बहुत बड़ा कारण है उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट। जी हाँ, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके जो इनपुट्स हैं, डीजल है और बाकी चीजें हैं, वो महंगी होती जा रही हैं। शिप से जो चीजें आती हैं विदेशों से, वो महंगी होती जा रही हैं। कंटेनर्स के जो भाड़े हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज है जो सस्ती हो रही है? बिल्कुल हो रही है सस्ती। इंसान की कीमत सस्ती हो रही है, बाकी हर चीज महंगी हो रही है। और सवाल रोजी रोटी में हमेशा की तरह, जी हाँ, हमारे अभिन्न मित्र, जी हाँ, नयन पारिक जी, अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश जी। आज सवाल रोजी रोटी का ही है सर, कि रोजी रोटी बिल्कुल। महंगी क्यों हो रही है, हमारी रसोई घर के अंदर चीजें महंगी क्यों हो रही हैं, हमारी गृहिणी त्रस्त क्यों है, और बेचारा कमाने वाला व्यक्ति, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो इतने दुखी क्यों हैं। जब भी बाजार जाते हैं चीजें और महंगी हो जाती हैं। अभी तो सुनने में आया कि 2022 एक महंगा साल साबित होने जा रहा है, क्योंकि वहां पर ए से लेके जेड तक हर वस्तु महंगी होगी। यानी कि महंगाई डायन खाए जात है, कहीं ना कहीं हमारी मुसीबत बढ़त जात है। तो नयन भाई, आज दो विषय जिनके ऊपर बात करेंगे सवाल रोजी रोटी का, वो हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी की हर चीज महंगी हो गई। और दूसरा लास्ट में हम लेंगे कि बांग्लादेश भारत से पर कैपिटा इनकम में इतना आगे कैसे पहुंच गया, वो क्या अभी बात है, ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, ये चीजें हैं। लेकिन दोस्तों, प्रारंभ करने से पहले हमेशा की तरह याद दिला दूं, लाउड टीवी को आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं? नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम दिनेश के वोरा और न्यूज वर्ड, दोनों के लिंक नीचे दिए हैं, उन पर भी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एक से एक बेहतर प्रोग्राम हम लोगों से जो पेश किए जा रहे हैं उसको देखने को मिले, सुनने को मिले। नयन भाई, स्वागत है आपका। दिनेश भाई, बधाई हो आपको कि आपने एक ये नया कार्यक्रम शुरू किया है लाउड टीवी पे। और रोजी रोटी जी के साथ तो आप हमेशा कनेक्टेड है। जी। और रोजी रोटी और दिनेश भाई साथ साथ चलते हैं, तो यहाँ भी आप इस समस्या को, सवाल को अलग अलग पहलू से देखने की जो आप कोशिश करते हैं हर प्रोग्राम में। एक इंक्विजिट स्टाइल है आपकी कि एक जो प्रश्न हो उसको 360 डिग्रीज कैसे देखे, ताकि कोई पहलू जो आपके दर्शक है उनसे छूट ना जाए। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और रोचक आप नई सीरीज चालू करेंगे। एंड बेस्ट विशेस आपको भी और लाउड टीवी को भी। बिल्कुल, सवाल रोजी रोटी का तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। हर चीज महंगी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट। ये नयन भाई, ये आम दर्शक को बताइए कि जब हम भारी भरकम शब्द यूज करते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट, आम भाषा में ये क्या होता है और कैसे हमारी रोजाना की जिंदगी के ऊपर गहरा असर डालता है? वैसे आपने बिल्कुल शुरू में क्या, आप एक जो बैकग्राउंड बनाते हैं उससे ये चर्चा बहुत ही आसान हो जाती है मेरे लिए करना और सबके लिए समझना। आपने जैसे कहा कि जो चीज़ जहाँ बनती है और आप तक पहुँचती है, उसके बीच में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व है, उसको आप अभी के जो पार्लेंस है उसमें लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं, बाकी कोई कोई तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पर एक चीज़ जहाँ भी बनती है, चाहे चाइना में बने, चाहे कि गुजरात में बने और महाराष्ट्र में कंज्यूम हो, तो ये चीज़ जहाँ बनती है और जहाँ कंज्यूम होती है, उसके बीच की जो भी एक प्रोसेस है, ट्रैवल है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। और वो लॉजिस्टिक्स का खर्चा आपने जैसे कहा कि कैसे इंडिया में है और कैसे वो कम किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है वो हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करता है। तो इसको समझना है कि भाई जो एक बेसिक तो कॉस्ट होगी। देखिए, आप घर पे कुछ बना रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, कोई कॉस्ट नहीं है। पर यदि एक
एफिशिएंसी जहां भी है वहां बनाते हैं, तो आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो वो जो एफिशिएंसी का एडवांटेज है वो ट्रांसपोर्टेशन के डिसएडवांटेज में कितना चला जाता है, ये है। तो उसमें हम लोग यदि अक्रॉस द कंट्रीज कंपेयर करें तो डेवलप्ड कंट्रीज में इसको सिंगल डिजिट में रखने की कोशिश करते हैं कि जो भी पूरे देश की जीडीपी है उसका लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट, जो एक से दूसरी जगह चीज़ों को लाने की ले जाने की कॉस्ट होती है, वो कहीं 8-9% के आसपास रहे, ऐसी सब डेवलप कंट्रीज की कोशिश है और वहाँ वो पहुँचे भी है। हमारा मकाम ये है कि आज हम कहीं 13-14% अपनी जीडीपी जो है वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में खर्च करते हैं, जो कि हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है उसको कम करता है। तो इसीलिए हमारी भी कोशिश ये है कि हम डेवलप्ड इकोनॉमीज का जो बेंचमार्क है कहीं 9% का, उसके आसपास आए। यदि वहां पहुंचना हो हमें, तो हमें हर साल 1% अपना लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम करना पड़ेगा। ये मुझे कैसे कर सकते हैं? मुझे नयन जी भाई सुनने में आया है कि अभी आप तो बड़े विशेषज्ञ हैं, कई राज्यों के अंदर आपने लॉजिस्टिक के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, आप उनके राजकीय एडवाइजर भी हैं कई राज्यों के, तो आप इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं। मुझे सुनने में आया, भी करेक्ट कीजिएगा, कि चाइना में तो पोर्ट तक पहुंचने में 1 दिन में माल पहुंच जाता है और भारत में 7 दिन लग जाते हैं। क्या ये सही बात है क्या? जो सर्वेज हुए हैं और जो आंकड़े सरकार ने दोनों जगह पे निकाले हैं, और एक जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है जो इसको देखते रहते हैं, उनका कहना है कि इंडिया में एक ट्रक एक दिन में, जो चाइना में एक ट्रक एक दिन में ट्रैवल करता है उससे आधा है। तो जैसे अच्छा। चाइना में कोई ट्रक एक दिन में 500 से 600 किलोमीटर अपना डिस्टेंस तय कर पाता है, हमारे यहाँ वो 250 के आसपास है। तो एक समझ लीजिए कि हमारी ऑलमोस्ट एफिशिएंसी उसमें आधी हो गई चाइना के कंपैरिजन में। जी जी। आप तो ये एक आपको अंदाज देगा, और इसमें कई फैक्टर्स आते हैं। आपकी रोड की कंडीशन कैसी है, आपकी ट्रक की कंडीशन कैसी है, आपके हर स्टेट के बॉर्डर में आपको रोकते हैं कि नहीं, और आपको आरटीओ और पुलिस वाले परेशान कहीं करते हैं या हाँ, आप सीधे पहुंच बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो है वो, और आपने कहीं स्मार्ट प्लानिंग की है कि आप कौन सा मोस्ट एफिशिएंट वे से जाएंगे। आप यदि एक पार्ट ऑफ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या एक दो ट्रक चलाने वाले एक इनफॉर्मल एंटरप्रेन्योर की तौर से चला रहे हैं और उसके कारण आपकी जो स्मार्ट प्लानिंग है वो कम है, ये सब चीजें जब जाके मिलती है, और स्पेशली यदि आपकी रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन है कोल्ड चेन की, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम बनाते हैं फूड ग्रेन्स और हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल्स और फ्रूट, उसमें से कहीं 1/3 जो है वो हम लोग उसको समय पे नहीं ले जाने के कारण रास्ते में बिगड़ जाते हैं। तो एक तो हम लोग कम बना पाते हैं। खैर अब तो हमारा सब्जी वगैरह बनाने में ग्लोबली एक अच्छा नंबर पहुंच गया है, पर उसको यदि जो कंज्यूम करने वाला है, आप और मेरे घर के रसोई तक जब ये बात नहीं पहुंचेगी, जब ये वेजिटेबल्स नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में बिगड़ जाएंगे, तो जो भी हम लोगों ने तब तक की उसकी कॉस्ट की है, उस पर ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा है, वो यदि आप आके आपके घर में यदि मिसेस वोरा या मिसेस पारिक पाती है कि भाई ये तो सब्जी मेरे काम हाँ, की ही नहीं है, बिगड़ गई है, तो क्या फायदा? तो आपकी सब कॉस्ट जो है वो निकम्मी हो जाती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आपका थ्रू आउट ट्रांसपोर्टेशन टेम्परेचर क्या रहा, वो कंट्रोल रहा कि नहीं, और यदि वो आप कहीं से आपके या मेरे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या फोन पे मॉनिटर कर पाते हैं कि नहीं। अभी तो देखिए सोलर एनर्जी आपके रूफटॉप पे कितनी बनती है, वो आपके मोबाइल फोन पे आपको हर रोज हर घंटे पता लगती है। तो आपके ट्रक की मूवमेंट का और उसका टेम्परेचर क्या है वो पता लगता है कि नहीं। ये सब बहुत सारी चीज़ों पे हम जब काम करेंगे, तब जाके हमारा जो टारगेट है कि हर साल हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हम 1% कम करके कहीं इसको सिंगल डिजिट में 9% के आसपास लाएं, वो करने के लिए हमारा एक बड़ा पथ है। हम लोगों को एक स्मार्ट सॉल्यूशंस उसको देने हैं। हम लोगों को नक्की करना है कि ये हम कैसे फ्रेगमेंटेड रेल और रोड ट्रांसपोर्ट है उसको एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कैसे बनाएं। हमारा जो वाटरवेज है वो बिल्कुल ही हमारा वेस्टेड है। हम अभी यूरोप गए थे, फ्रांस और वगैरह, तो हमने देखा कि कितना ट्रांसपोर्टेशन उनकी नदियों के द्वारा है, और ये जो है उसमें सड़क की तरह राख रखाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल आसान तरीके से सबसे इनएक्सपेंसिव वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हमारे यहाँ नदियाँ हैं, गुजरात तो मैरीटाइम स्टेट है, हमारे आसपास समंदर है 1600-1700 किलोमीटर का।
हम इस पानी जो आसपास है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं कि नहीं। रेल का जो हमारा है उसकी जगह रोड का हमारा शेयर ट्रांसपोर्टेशन में 60% है, तो हम रोड और रेल को जोड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपके यहाँ से जब कोई भी चीज उठती है फैक्ट्री से तब रोड आए, फिर उसके बाद रेल आए, फिर अगेन रोड आए, तो रोड रेल रोड का हम कैसे सीमलेस मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन ऐसा तय करें कि हर जगह पे रुके नहीं। जैसे आपने कहा पोर्ट पे पहुंचना हो आपको, तो पहले तो आप अपने यहाँ से ट्रक बुलाएंगे, ट्रक आने में 1 दिन लगेगा, फिर ट्रक जाएगा, फिर वहीं कहीं रेल पे पटक देगा, वहां 1-2 दिन लग जाएंगे, फिर रेल से अगेन वो पोर्ट के नजदीक आ जाएगा, फिर अगेन 1 आध दिन रुकेगा, और फिर यदि वो ट्रक पे जाके पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहुंचता है, तो हमारे जो रोजी रोटी देखने वाले, रोजी रोटी सवाल देखने वाले जो लोग हैं, वो कहीं जाके अपना कहीं छोटा छोटा एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो कैसे कर पाएंगे। स्पेशली उसमें यदि फुल कंटेनर लोड ना हो तो इंटीग्रेट उसको कैसे करें ताकि आपका जो सामान है वो कम से कम कॉस्ट पे पहुंच जाए। ऐसे बहुत सारी चीजों पे हम लोगों को लॉजिस्टिक्स पे काम करना है। बिल्कुल आपने सही कहा। और पिछले कुछ 1-1.5 साल के अंदर कंटेनर्स के भाड़े, शिप के भाड़े 3-3, 4-4 गुना सुना बढ़ गए हैं। और इतनी ज्यादा फ्रेट कॉस्ट जब अप हो गई है तो तो ऐसे में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कैसी होगी, ये प्रश्न तो स्वाभाविक ही उठता है। इसके सॉरी इसके साथ रेल भाड़े भी बढ़ रहे हैं और ट्रक के भाड़े भी बढ़ रहे हैं, तो हर चीज का दाम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी महंगी हो गई हैं, जहाज भी महंगे हो गए हैं। तो ये चैलेंजेस तो क्या कहते हैं ना, मल्टीफोल्ड है हमारे सामने देखा जाए तो। इतना आसान नहीं होगा, हमने कह तो दिया है उसके लिए बेहतरीन हाईवे होंगे जहां ट्रक बिल्कुल ना रुके और स्मूथ 1400-1500 किलोमीटर चलते चले जाएं, या कोई एक रोरो सर्विस स्टार्ट हो जिसमें, या हमारे जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जो रेलवे के बन रहे हैं, जो सुना बनते ही रहते हैं, कभी पूरे हुए ही नहीं आज तक। दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर तो पिछले 20-25 साल से सुन रहे, कभी बनेगा बनेगा, पता नहीं कब पूरा होगा। तो ये चीजें इतनी डिले हो चुकी है और उसकी कॉस्ट भी है, और कॉस्ट हमें भरनी पड़ती आम इंसान को, क्योंकि जब हम चीजें लेके आते हैं अपने रसोई घर के लिए, अपने घर के लिए, तो वो हो जाती है महंगी। और महंगी ही नहीं, बहुत ज्यादा महंगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कीमतें हैं उसके मुकाबले हम ज्यादा कीमतें चुकाते हैं, और जबकि हमारी इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। तो हमारे लिए त्रास दोनों साइड से। नयन भाई, आपने बहुत अच्छा इसके ऊपर लाइट डाला है। आते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर। बांग्लादेश भारत से इतना आगे जल्दी कैसे निकल गया? बेस ईयर चेंज कर लिया 2005 से 5-6 से 2015-16 का। और उनका अब क्या कहते हैं कि जीडीपी $409 बिलियन हो गया, 409। और पर कैपिटा इनकम हुआ 2554, यानी कि $2554। हम हिंदुस्तानी रह गए करीब करीब $2000 के आसपास। तो बड़ा भारी अंतर हो गया है। अमिताभ कांत और नीति आयोग के लोग कहते रहते हैं हमें वियतनाम और बांग्लादेश से सीखना चाहिए। सर, आप तो बांग्लादेश के अंदर कई यूनिवर्सिटीज के अंदर विजिटिंग फैकल्टी भी हैं, तो हम सीखते क्यों नहीं सर? और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम बातें करते हैं, हम वहीं के वहीं हैं। ऐसा क्या हो रहा है सर? तो देखिए, एक तो जैसे आपने कहा कि उन्होंने बिहेवियर बदला है, हम भी शायद थोड़ी देर में बदलेंगे, और बदलेंगे तो ऑब्वियसली जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी दोनों थोड़ी बढ़ेगी। पर मैं समझ रहा हूँ वो तो एक नंबर का खेल है, वो हम एक बार छोड़ भी दें, क्योंकि जैसे वो करेंगे ऐसे हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो हम इस साल 9% बोल रहे हैं, वो बेस ईयर आगे लाने से वो कम हो जाएगा। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि आंकड़े एक बार अलग से छोड़ दे, तो बांग्लादेश से हमको सीखने की क्या क्या बातें हैं। तो मैं समझ रहा हूँ बांग्लादेश से सीखने की ये बात है कि हमारी कोर कॉम्पिटेंस पे कैसे काम करें। बांग्लादेश ने पिछले कई सालों से अपना नाम कर दिया है कि कोई भी गारमेंट कंपनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी हो, वो यदि कहीं से मटेरियल लाती है, कहीं से रेडीमेड गारमेंट्स लेती है, तो दे वुड हैव बांग्लादेश इन दैट ट्रैवल लिस्ट। उसमें कोई शक ही नहीं है। दे हैव ब्रांडेड देमसेल्व्स सो वेल कि भाई आपको अच्छी क्वालिटी की गारमेंट यदि चाहिए कम दाम में, तो बांग्लादेश के पास गए बगैर आपका छुटका नहीं है। हम लोग अपनी ऐसी क्या कोर स्ट्रेंथ डेवलप करें और उस पर कैसे फिर काम करते जाएं, बाकी की चीजें कैसे करते जाएं। आप तो बांग्लादेश के अभ्यासी है और आपने बहुत देखा हुआ है कि वो उनकी सड़कों पे कैसे काम करते जाते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे काम करते जाते हैं, उनके एजुकेशन सेक्टर में कैसे काम करते जाते हैं। तो वो लोग एक
डेडिकेशन के साथ कई सेक्टर्स पे काम करते जाते हैं, और मेरे ख्याल से उसके कारण जो उनका, अभी आपने एक बार देखा था कि वो लोग सोशल भी रिस्पॉन्सिबल है। उनकी जो रिजर्व बैंक थी, उन्होंने नक्की किया कि भाई जो भी आपके इंटरेस्ट रेट है वो आपके इन्फ्लेशन रेट से कम नहीं हो सकते हैं। हमारे यहाँ कभी कभी जो रोजी रोटी देखने वाले हमारे दर्शक होंगे, उनके लिए देखना ये है कि उनका जो पैसा है वो हर साल कैसे कम होता जा रहा है, परचेजिंग पावर कैसे कम हो जाए, क्योंकि उनका ब्याज का मिलता है कहीं 4-5% एफडी पे इंटरेस्ट, और महंगाई बढ़ गई है 7-8%। तो ऊपर से आज की तारीख में 100 रुपये आपने बैंक में रखे हो, तो एक साल के बाद कहीं उसका वैल्यू 97 ना हो जाए। बांग्लादेश में उन्होंने उस पर भी काम किया है। उन्होंने काम किया और उन्होंने बताया कि उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशन से कम नहीं हो सकता है। वो बिल्कुल एटलीस्ट कम से कम वो उतना तो फायदा है ना वहां पर। दूसरा, वहां पे आपने गारमेंट सेक्टर की बात की, तो करीब करीब दुनिया में 7%, 6.8% उनका मार्केट है पूरी गारमेंट का, पूरी दुनिया का, जो चाइना के बाद नंबर 2 है। और उनके पास 150 लीड सर्टिफिकेशन की ग्रीन फैक्ट्रीज है, दुनिया में नंबर 1 है, कहीं भी नहीं है इतनी ग्रीन फैक्ट्री दुनिया में, कहीं नहीं जितनी बांग्लादेश में है। तो ये भी उनको एक बेनिफिट मिल जाता है। और मैं तो कभी इंटरनेशनली कभी गया हूं, तो जब भी कपड़े वगैरह खरीदने होते हैं, तो जहां भी जाता हूं तो हर दूसरा तीसरा कपड़ा मुझे बांग्लादेशी नजर आता है, मेड इन बांग्लादेश का बिल्कुल। उसमें लगा रहता है, और मेड इन इंडिया का कपड़ा ही नजर नहीं आता वहां पर सर। ये भी कमाल की चीज है। तो आपका कहना सही है। तो जाने से पहले लॉजिस्टिक के ऊपर एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा आपकी, और बांग्लादेश के ऊपर एक 30 सेकंड की टिप्पणी और चाहूंगा आपसे। लॉजिस्टिक के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? लॉजिस्टिक पे मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों को काम करने की जरूरत है थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन पे। यदि हम देखिए एक सेक्टर दे देते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर को, जो कि वहाँ की रेल, रोड दोनों को मैनेज करे। रोड में तो हम काफ़ी प्राइवेटाइज कर चुके हैं, रेल में हमने कोशिश की है शुरू करने की। हमारी जो नेशनल पाइपलाइन है उसमें भी प्रावधान है कि हम लोग वो करें। उसको हम लोग यदि इंटेलिजेंटली करते हैं तो आपका रोड, रेल, रोड, वो जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन लिंक है वो एक सीमलेस हो जाएगा, एक एफिशिएंट हो जाएगा। आपकी फैक्ट्री से जो भी सामान उठेगा वो पोर्ट तक ले जाने की एक एजेंसी की जवाबदारी रहेगी, और वो अपना ऐसा स्मार्ट प्लान करेंगे कि वो कम से कम कहीं भी रुके। तो आपके जो 7 दिन है मेरे ख्याल से वो कम हो जाएंगे, कहीं एक दिन में, जैसे चाइना का है, हमारा भी 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि जीएसटी हमारा आ गया है। अब जीएसटी आने के बाद, या मैं जब गुजरात से राजस्थान जाता हूँ सड़क से, तब मैं देखता हूँ ट्रक की लंबी लाइनें खड़ी होती है। और वो अब चेक पोस्ट की क्या जरूरत है? हमने जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था तब हम लोगों ने बोला था कि भाई अब बॉर्डरलेस हो जाएगा, आपको चेक पोस्ट पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने और आपने तो ऑक्ट्रॉय का भी जमाना देखा है, जब ऑक्ट्रॉय के लिए बड़ी बड़ी कतारें होती थी और हमारी ट्रक्स कितनी रुकती थी। अब यदि ये जो है वो हम लोग ने ऑक्ट्रॉय रिमूव की है और जीएसटी लाए हैं, तो अब चेक पोस्ट पे, और गुजरात का तो नंबर एक लीड्स करके ये लोग सर्वे करते हैं, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस स्टेट्स। तो जो लीड्स में गुजरात का नंबर पहला है और बाकी का मेरे ख्याल से दूसरा हरियाणा का है। वो स्टेट वाइज लॉजिस्टिक्स ईज को देखते हुए ये रैंकिंग देते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये राज्यों में जो काम हुआ है गुजरात में हुआ है, उसके बावजूद मैं गुजरात से राजस्थान या महाराष्ट्र जाता हूँ तो मैं चेक पोस्ट की जो इनकन्वीनियंस है वो लोगों को भोगते हुए देखता हूँ। और वो जब ट्रक खड़ी रहती है तब वो ट्रक सिर्फ नुकसान नहीं करती, मैं और आप भी करते हैं, क्योंकि वो ट्रक जो डिलीवर करेगी सामान, जब मुझे और आपको देगी, तब हम लोगों को पैसा उस पर ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो कोई ट्रक कहाँ रुकती है तो उसमें न सिर्फ वो ट्रक वाले का नुकसान है, दिनेश भाई और नयन भाई का नुकसान है, क्योंकि हम सबको उसकी कॉस्ट भुगतनी पड़ती है। उसके ऊपर आरटीओ और पुलिस, वो लोग कहीं ना कहीं रोक के कैसे ट्रक को और स्लो कर देते हैं, उसका कोई हम उपाय कर सकते हैं, ताकि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिकली चेक करिए, आपके ई गेटवे बिल, बाकी का जो भी है व्यवस्था करिए, वो ट्रक के पास ना हो तो आप कोई सरप्राइज के तौर पे कोई 100 ट्रक में से एक को रोक सकते हैं, पर 99% ऑफ द टाइम यू हैव टू गो स्मूथली। ये करने की सब जरूरत है। और हमारे जो भी मेरे ख्याल से लॉसेस है पेरिशेबल गुड्स के, वो इमीडिएटली रिमूव होने चाहिए, और वो करने के लिए आसान तरीका अब आईओटी का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब आपकी जीपीएस के द्वारा आपको पूरे ट्रक की मूवमेंट पता लगेगी, और जो मिड डे मील सर्व होते हैं उसमें कहीं हमारी इस्कॉन जैसी संस्था ने ऐसी वैन्स बनाई हैं
जो कि आपकी रोटी का क्या टेम्परेचर पे आप निकले थे और क्या टेम्परेचर पे बच्चों को स्कूल में सर्व होता है, उसका कंट्रोल रखते हैं और उसका मॉनिटरिंग होता है रेगुलरली। तो इसीलिए आप यदि ठंडा खाना अपने बच्चों को देते हैं तो वो इस्कॉन को कबूल नहीं है, क्योंकि वो लोगों ने एक स्मार्ट व्यवस्था करी है। हम लोग ये स्मार्ट व्यवस्था कैसे आगे करें और कैसे इसका व्याप बढ़ाएं, ताकि पूरे देश को कहीं एक परसेंट करके 5 साल में हम जो वो हमारी 13-14% कॉस्ट है उसको कहीं 9% पे ले आए। बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ चीजें बदल सकती हैं, उसके बावजूद भी नहीं बदलती, नई व्यवस्थाओं के बावजूद के भी नहीं बदलती, वैसी वैसी रहती हैं। और लास्ट का 30 सेकंड्स बांग्लादेश के ऊपर कि हम क्या सीख सकते हैं। बांग्लादेश से जैसे आपने कहा कि भाई हम लोग तो जब मैं टेक्सटाइल कमेटी का चेयरमैन था तब हम लोगों ने बांग्लादेश को उस तरीके से विजिट किया था कि उसकी रेडीमेड गारमेंट में हम क्या क्या सीख के उसके एडवांटेजेस को यहाँ ले आए। अभी भी वो एडवांटेजेस लाना मेरे ख्याल से हमारे लिए मुमकिन नहीं हुआ है, और ये समझ रहा हूँ मैं कि हमारी टीम्स को वहाँ जाके सीखना चाहिए। बांग्लादेश को तो हम लोगों ने इन अ वे आज़ाद किया है पाकिस्तान से, और आज वो पाकिस्तान से अपने जो पेरेंट नेशन था उससे भी आगे बढ़ गया है। इंडिया जिसने उसको आज़ाद किया था उससे भी आगे बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से सीखने में उनसे हम लोगों को कोई भी आपत्ति ना हो और सीख के जाएं, हमारे लोग वहाँ सीखे। टेक्सटाइल वाले यूनिट्स को तो मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों को ऐसे स्टडी ग्रुप्स बनाने चाहिए टेक्सटाइल यूनिट्स के कि, और मैं चेयरमैन था जब गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स के और बाकी की जगह टेक्सटाइल कमेटी के, तब हम लोगों ने हर बारी प्लान किया था। अब वो कितना हो पाया कितना नहीं हो पाया, कितना यहाँ आके वो बेनिफिट हम ले पाए, वो हम लोगों को करने की जरूरत है कि हमारे टेक्सटाइल के यूनिट्स के स्टडी टूर हो और बांग्लादेश की यूनिट्स पे जाके वो लोग सीखे कैसे एफिशिएंसी लानी हो, और उसमें हम लोग कोई ना कोई अपना मकाम हासिल करें। क्योंकि हमारे यहाँ कॉटन है, हमारे यहाँ टेक्सटाइल का एक कल्चर है, तो हम लोग रेडीमेड गारमेंट में जाके अपना वैल्यू एडिशन क्यों नहीं बढ़ा सकते? हम कॉटन क्यों एक्सपोर्ट करें चाइना से और फिर उनसे रेडीमेड गारमेंट वापस यहाँ इंपोर्ट करें? इस पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है और उससे हम लोगों को सीखने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक छोटा सा लास्ट पीस जोड़ देता हूं कि बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में 60 से 70% महिलाएं काम करती हैं गारमेंट सेक्टर में, जो विमेन एम्पावरमेंट का दुनिया में एक सबसे बड़ी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसकी हमें प्रेज करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि विमेन एम्पावरमेंट बांग्लादेश के अंदर आपको देखने को मिलता है प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे विदा, और नयन पारिक जी और का एक हम। सेकंड आपकी लेना चाहूंगा जी दिनेश भाई। जी जो जी एक जी नयन सब्जेक्ट भाई। तो मुझे सबसे करीब है हार्ट के, और आज तो शायद इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हम लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डेथ्स जो होती है सड़कों पे वो इंडिया में होती है। और मैं समझ रहा हूँ हाँ लॉजिस्टिक्स तो एक है कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है, और पर मैं और आप जब सड़क पे जाते हैं तो यदि इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट यहाँ होते हैं तो वो इसलिए हो रहे हैं कि हम लोग जो भी एक कॉमन सेंस हमारे यहाँ बहुत अनकॉमन है, हम लोग ट्रैफिक के जो बेसिक नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं करते हैं, हम लेन पे गाड़ियाँ नहीं चलाते हैं, हम लोग गलत ओवरटेक करते हैं, हम जहाँ यू टर्न नहीं करना होता है वहाँ कर देते हैं। तो हम यदि नियमबद्ध चले तो मेरे ख्याल से हमारे लोगों के कितने प्राण बच जाएंगे, कितने एक्सीडेंट्स जो है सड़क पे वो लॉजिस्टिक्स के साथ। एक मैं लॉजिस्टिक्स की ये कॉस्ट गिन रहा हूँ कि हमारी सड़कें कॉस्ट है। और हमारी हैबिट्स अच्छी नहीं होने के कारण, और मैं हमारे सब दर्शक को कहना चाहूंगा कि कोई ना कोई आप थोड़ी सी शुरुआत करें। आज हॉर्न मत बजाए, कई देशों में इतने हॉर्न नहीं बजते हैं। आज आप लेन में चले, आप आज यदि रेड है लाइट तो न जाए आगे, भले कोई चला गया हो। अहमदाबाद में हमारे यहाँ तो कभी कभी आप रेड लाइट पे रुकते हैं तो पीछे वाला रिक्शा वाला आपको हॉर्न मार के ऐसे बोलते हैं, अरे क्यों रुके हो आप? ये कल्चर हम लोगों को बदलना पड़ेगा, हमारी सड़कों उसको सेव करना पड़ेगा। जैसे लॉजिस्टिक्स की एक कॉस्ट ये है, ऐसे लॉजिस्टिक्स की और ट्रांसपोर्टेशन की और सड़कों की एक कॉस्ट ये है कि हम सबसे ज्यादा इंडियंस को अपनी सड़कों पे कहीं ना कहीं खो देते हैं। उसको बिल्कुल सही बदलने कहा की आपने, शुरुआत बिल्कुल। करें, हम सब करें, जो भी देखने वाले हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को ये करने में कोई कॉस्ट नहीं है, हमको थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना है, बदलना है। आज उसकी शुरुआत करें तो मेरा और दिनेश भाई का जो आज का थोड़ा सा प्रयास है उसको मैं सफल मानूंगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये आम इंसान के लिए कि हम उसे करके दिखाएं। हम लेन में चलें, लेन कटिंग ना करें, रेड लाइट का हम लोग पालन करें, उसका रिस्पेक्ट करें। और कहीं ना कहीं अगर हम खुद सावधान रहेंगे तो जो एक कॉस्ट है, जो हम एक बहुत ह्यूमन ज्यादा लाइफ की डेथ, कॉस्ट है, ह्यूमन लाइफ ह्यूमन की जो लाइफ कॉस्ट तो हम सबसे देते ज्यादा हैं, कॉस्ट उसको हम कम कर सकते हैं उसको। तो बिल्कुल सही कहा।
तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे विदा, और जाने से पहले फिर वही कि लाउड टीवी को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और जो मेरे दोनों चैनल हैं न्यूज़ टाइम और न्यूज़ वर्ल्ड, लिंक नीचे दिए हैं, जाइए उन पे, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा। और शुक्रिया नयन भाई आपका, आपने कीमती समय निकाला, लाउड टीवी पे आए, अपना थैंक यू सो अपने मच। बेबाकी से अपने विचार रखे। तो हम लेंगे आपसे विदा, बहुत जल्दी मुलाकात होगी सवाल रोजी रोटी को अगले अंक में, फिर से नयन भाई के साथ में नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद।